हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी उसमें देखे थे कि जो मेन डोमेन्स में है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इनके बारे में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने लिथोस्फेयर के बारे में देखा था। लिथोस्फेयर क्या होता है? जो लैंड का पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ओशन और कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो ये मैप को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था लिथोस्फेयर के बारे में। और जो कॉन्टिनेंट्स है, लिथोस्फेयर के ऊपर जो लैंड का पार्ट है, लैंड सरफेस है, उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और ये 7 थे, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो है वो वाटर से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक देखते हैं। ये इधर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि ये जैसे ये सारा का सारा जो है वो ओशंस पार्ट्स है। और 97.5% तो ओशंस के अंदर है जो हमारा वाटर है वो। और फ्रेश वाटर, ठीक है, वो है 2.5%। तो देखिए फ्रेश वाटर है वो कितना कम है। ऐसे तो दिखता है ना पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, एक आप देखिए इस मैप के अंदर, आपने मैप देखा होगा, इसके अंदर ये जो सारा पार्ट है ये सारा के सारा वाटरी एरिया। ठीक है, ओशंस के अंदर आते हैं, ओशन एंड सीज। और ये जो सारा है वो पानी ही पानी है। और ये जो है वो लैंड सरफेस है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। हाइड्रोस्फेयर, द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। देखिए ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एवरी जो लाइन है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए और अंडरलाइन करते हुए रहिए साथ में। ठीक है, तो अर्थ को है वो ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? अर्थ को। ठीक है, ब्लू देखिए ये कलर में ब्लू दिखता है ना, वाटरी कलर, इस वजह से। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। देखिए कितना परसेंट है? 71% जो है वो वाटर है और 29 जो परसेंट है वो लैंड है। ठीक है, ये जो है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट लैंड है, कितने परसेंट वाटर है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फेयर के अंदर जो है वो सारे फॉर्म्स होते हैं वाटर के। इज़ रनिंग वाटर इन ओशंस, रनिंग वाटर ओशंस के अंदर और रिवर्स के अंदर होता है, लेक्स के अंदर होता है। आइस इन ग्लेशियर्स, पहाड़ जो होते हैं ना, माउंटेन्स, उनके ऊपर जो आइस होती है, ग्लेशियर इज ए ग्लेशियर। ठीक है, तो आइस भी होती है। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंपेयर्स द हाइड्रोस्फेयर। तो देखिए हाइड्रोस्फेयर जो होता है ना वो वाटर से रिलेटेड होता है और जो वाटर के ऑल फॉर्म्स होती है वो इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ओशंस और रिवर्स जो होती है, लेक्स होती है, तो इससे फ्लोइंग वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है। आइस जो होता है वो भी वाटर फॉर्म ही होता है, तो इसलिए आइस जो है वो भी होती है लैंड के ऊपर। अंडरग्राउंड वाटर भी होता है और वाटर वेपर। ठीक है, वाटर जो होता है वो वेपर होके भाप बन के उड़ता है ना, तो वो भी होता है। उसके बाद में वो रेन बन के वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो वाटर की सारी जो कंडीशंस है वो अवेलेबल है हाइड्रोस्फेयर के अंदर। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस। देखिए टोटल जो है वो 71% जो है वो वाटर है। तो इस 71% जो वाटर है उसका जो 97%, ठीक है, तो जितना भी टोटल वाटर है उसका 97% जो है वो ओशंस के अंदर है। आप लोगों ने देखा था अभी मैप के अंदर कि किस तरह से ओशंस हैं। टू सॉल्टी, ओशंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? सॉल्टी होते हैं। और फॉर जो ह्यूमन यूज़, ठीक है, समुद्र का जो पानी होता है ना, ओशंस महासागरों का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ए लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ रेस्ट ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। अब इसके बाद में जो भी बचा हुआ जो पार्ट होता है उसके अंदर से जो ज़्यादा पार्ट है वो आइस शीट, बर्फ़ की शीट के रूप में होता है। ग्लेशियर्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है उसको बोलते हैं आइस शीट। और अंडर द ग्राउंड, और कुछ जो पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल इज़ फ्रेश वाटर। बहुत ही कम जो वाटर होता है ना वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, ह्यूमन यूज़। हैंस डिस्पाइट बीइंग
ए ब्लू प्लेनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखिए जिस तरह से ब्लू प्लेनेट तो कहते हैं वाटर है इस वजह से, लेकिन वाटर की जो शॉर्टेज है, पानी की जो कमी है वो भी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए आपने भी जगह जगह देखा होगा सेव वाटर, है ना। तो सेव वाटर वाला जो, क्योंकि जो फ्रेश वाटर और जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो लगभग जो 97.5%, ठीक है, तो 97-98% जो वाटर है वो तो सॉल्टी है, तो हम उसको डायरेक्ट जो है वो यूज़ नहीं ले सकते। तो जो हमारे डेली लाइफ के यूजेबल जो वाटर है वो बहुत कम है, इसलिए वाटर की शॉर्टेज है, पानी की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट देखिए ओशंस। ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर का जो पार्ट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ओशंस। किस तरह से, जो 71% है वो ओशंस वगैरह कवर कर रखे ना, दे आर इंटरकनेक्टेड। ये जो सारे ओशंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हम लोग इसको मैप में देखते हैं। देखिए ये देखिए ओशंस के अंदर ये है ओशंस, ये अटलांटिक ओशंस है। इसके बाद में यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशंस है, ठीक है। ये इंडियन ओशंस है, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन, तो ये जो सारे ओशंस है देखिए ये पानी पानी है, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो मेन पार्ट है वो ओशंस का है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ठीक है। द ओशन वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग। ओशन का जो वाटर होता है वो ऑलवेज मूविंग करता है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशंस वाटर आर वेव्स, ठीक है। जो 3 मूवमेंट्स है ना, इसको अंडरलाइन करना है आपको कि कौन कौन सी होते हैं। वेव्स लहरें आती है, टाइड्स एंड ओशंस करंट्स, ठीक है। टाइड्स आते हैं और ओशंस करंट्स, ये जो 3 एक्टिविटीज़ होती है वाटर के अंदर। द 5 मेजर ओशंस, देखिए 7 जो है वो कॉन्टिनेंट्स हम लोगों ने देखे थे, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो 5 मेजर ओशंस आर इन द पैसिफिक ओशंस, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन करना है कि 5 मेजर ओशंस कौन से हैं। तो पैसिफिक ओशंस है, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इन 5 के नाम आपको ध्यान में रखने हैं इन ऑर्डर टू देयर साइज, और ये साइज के अंदर बता रखे हैं फिगर 5.1 के। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, इसको अंडरलाइन करना है आपको कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। इट इज़ स्प्रेड ओवर, ये कितना फैला हुआ है, 1/3 ऑफ द अर्थ। जितना भी वाटरी पार्ट है उसका 1/3 जो है वो ओनली पैसिफिक ओशन है, इसलिए सबसे बड़ा है। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सबसे अर्थ का सबसे गहरा, ठीक है, ज़मीन के अंदर ये जो लैंड सरफेस है, सी लेवल होता है, इससे सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट है, तो ये मैरियाना ट्रेंच इसका नाम है और ये पैसिफिक ओशंस के अंदर है, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये जो है ना सर्कुलर है शेप के अंदर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, ठीक है। तो ये किस तरह से फैला हुआ है, एशिया, अफ्रीका और देखिए ये फैला हुआ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इस तरह के एरिया में ये स्प्रेड है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशंस। पैसिफिक ओशंस के पास के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आपको देखना है। अभी हम लोग मैप में एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पैसिफिक ओशन हो गया और सेकेंड जो है वो अटलांटिक ओशन हो गया। इट इज़ एस शेप्ड, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है एस शेप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ये जो है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से टच है, एंड यूरोप और अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से इसके कंट्री और इनके बीच के अंदर का पार्ट है ये। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन, देखिए ये ना इरेगुलर, इसकी जो कोस्ट लाइन क्या होती है, पहले तो हम ये देखते हैं। ये जो लैंड और ये जो सी होता है, इसके आसपास का जो एरिया होता है ना उसको बीच बोलते हैं, या समुद्र का किनारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोस्टल लाइंस जो होती है ना, ये इरेगुलर शेप के अंदर है, ठीक है।
मतलब एकदम सही नहीं है, ये इस तरह से इंडेंटेड कोस्टल लाइन है, ये कटी फटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डी लोकेशन ऑफ नेचुरल हार्बियस और पोर्ट्स, ठीक है। तो नेचुरल जो हार्बियस और पोर्ट्स हैं, जो शिप्स वगैरह आते हैं उनके लिए ये फिर उनको प्लेस अवेलेबल कराते हैं इसी स्टेशंस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली वो रह सकती है जो शिप्स वगैरह आती है वो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशंस, और ये जो है ना सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना बिजनेस से होता है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग इसको मैप में देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एटलांटिक जो ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है और एस शेप में बना और सबसे बिजी है ये, ठीक है। ये देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं, ये मैप है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पैसिफिक ओशंस देखा था। देखिए पैसिफिक ओशंस, ये अर्थ हमारी राउंड है ना, तो इसलिए आधा पार्ट यहाँ पे ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की साइड है, और ये पैसिफिक ओशन जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया की साइड है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिफिक ओशंस, और ये सर्कल, ठीक है, सर्कुलर शेप के अंदर देखा था। उसके बाद में देखिए हम लोगों ने सेकेंड नंबर में देखा था एटलांटिक ओशंस। ये एटलांटिक ओशन इस तरह से यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, इसलिए इसको एस शेप का बोला गया है। और ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, तो ये जो है वो इरेगुलर शेप्स का है, तो यहाँ पे जो शिप्स वगैरह होती है वो पोर्टलैंड के यूज़ हो जाती है। उसके बाद में देखिए इसको बिजी बताया गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे अमेरिका जो है उसके साथ में जो यूरोप है, अफ्रीका है एंड अदर जो एशियंस कंट्रीज़ है उनके साथ में इनका ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वाला पार्ट है ना वो काफ़ी बिजी होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो शिप्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट है द इंडियन ओशंस। थर्ड वाला है इंडियन ओशंस इज़ ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज़ इंडिया। देखिए इंडियन ओशन जो है ये एक ही ऐसा ओशन है जिसका नाम इनकी कंट्री पे पड़ा है, जैसे इंडिया के नाम पे इंडियन ओशंस रखा गया है, ठीक है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इस ओशन की जो शेप्स है वो ट्राइंगुलर शेप के अंदर है। इन द नॉर्थ इट्स बाउंडेड बाई एशिया, ठीक है, नॉर्थ के अंदर एशिया, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका, इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया। अभी हम इसको वापस से मैप में देखेंगे। द साउथर्न ओशंस encircles the continents of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये जो साउथर्न का जो पार्ट है ना ये अंटार्कटिका के पास का एरिया है, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। देखिए आर्कटिक सर्कल कहाँ था, नॉर्थ पोल के अंदर, सराउंडेड द नॉर्थ पोल, ठीक है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait। इसका नाम ध्यान रखना है कि बेरिंग स्ट्रीट से जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूरेशिया क्या होता है, यूरोप और एशिया जहाँ जो कंबाइंड एरिया है उसको यूरेशिया नाम दिया गया है, ठीक है। ये हम वापस से इसको मैप के अंदर देखते हैं। ये देखिए इंडियन ओशंस, ये जो है वो ये इंडियन ओशन है और ये इंडिया है, तो नॉर्थर्न पार्ट के अंदर एशिया आ जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर हो जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था साउथर्न ओशंस। साउथर्न ओशंस देखिए नॉर्थर्न जो है वो नॉर्थर्न के अंदर और ये साउथर्न, तो अंटार्कटिका है इससे ये जो लाइन बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, इसके पास का एरिया है। और ये आर्कटिक जो ओशंस है, आर्कटिक ओशंस है ये नॉर्थ पोल के अंदर आता है। और ये जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है बे ऑफ बेरिंग से। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ओशंस जो है वो 5 ओशंस है और उनके नाम, ठीक है, और किस तरह से वो कौन कौन से उनकी लोकेशंस है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस, ठीक है। तो
अर्थ जो है वो किससे घिरी हुई है, चारों तरफ क्या है, गैसेस की लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो ये जो एयर की जो लेयर होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर, ये हमको क्या प्रोवाइड कराती है, एयर, जिससे हम ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए हमको एयर मिलती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, और हमको हार्मफुल सनरेज से बचाती है। देखिए हमारी अर्थ जो है ना, उसके आसपास ऐसे लेयर्स बनी हुई थी गैसों की, ठीक है। तो जो गैसेस होती है ना, वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। एक तो गैस जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो हम लोग लाइफ के लिए लेते हैं, जीवन के लिए, ठीक है। और CO2 जो है वो हम लोग छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए CO2 लेते हैं, ठीक है। तो ये गैसेस हो गई। इस तरह से बहुत सारी जो गैसेस होती है वो अवेलेबल होती है। और उसके बाद में सनरे जो होती है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये अपनी एक लेयर बनाती है। तो ये जो गैसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट, देखिए जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, अबोव 1600 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में डिवाइड हो रखा है जिसके अलग अलग नाम है। और ये देखिए कंपोजिशन से किस तरह से बना हुआ है, टेम्परेचर क्या होता है इनका, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एवरी पार्ट का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है। These layers starting from the earth surface are called troposphere, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना फर्स्ट लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये देखिए फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होते हैं ये अर्थ जो सरफेस है, और ये ट्रोपोस्फेयर है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड है मेसोस्फेयर, और फोर्थ है थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से 5 जो है वो लेयर बनी हुई है। देखिए फर्स्ट इसमें है, दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। द एटमोसफेयर इज कम्पोज मेनली, देखिए एटमोसफेयर जो है वो किससे बना होता है, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो 2 गैसेज होती है वो मोर इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मेक अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन है वो 28%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है। एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंपेयर्स 1% बाई द वॉल्यूम्स, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन है वो 78% है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, एंड अदर जो गैसेज है वो 1% के अंदर आ जाती है सारी की सारी। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प, देखिए ऑक्सीजन जो होती है वो सांस लेने में काम आती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या हेल्प करती है, टू ग्रो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर इंसेक्ट होते हैं, या फिर जो भी वेजिटेशंस होती है, ठीक है। तो उनकी जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। जो पेड़ पौधे और होते हैं ना वन वेजिटेशंस, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट्स अमाउंट, बहुत ही मतलब कम अमाउंट्स में होती है। इट्स इम्पोर्टेंट एज इट्स एब्सॉर्ब हीट रेडियंस बाय द अर्थ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2 गैस, ठीक है, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये क्या करती है, जो हीट होती है ना उसको ऑब्जर्व करके रखती है। देखिए सनरेज आती है चली जाती है, तो हमारा जो प्लेनेट है मान लेते हैं इसका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है जो क्या होती है, टेम्परेचर को एक नॉर्मल लेवल पे बनाए रखती है, जिससे ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It's important to observe heat radiant by the earth, thereby keeping planet warm. It is also essential for the growth of plants. तो जितनी हीट की ज़रूरत होती है उतना वार्म कंडीशन हमको अवेलेबल होती है, जिससे भी प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सारी गैसेज होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेरियस विथ हाई, ठीक है। इट इज़ एटमोसफेयर जो है वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती जाती है हाइट पे, ऊंचाई पे।
इस मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज रेपिडली अप। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है ना मैक्सिमम कहाँ होती है, सी लेवल में, मतलब जहाँ से स्टार्ट होते हैं, और डिक्रीज़ कम होती जाती है ऊपर की तरफ जाने में। ठीक है, देखिए आपने ये देखा होगा कि जो माउंटेन्स क्लाइंबर होते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, पीछे उनकी पीठ पे लगा होता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है उसकी जो होती है ना कमी होती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से वो फिर अपना सपोर्ट सिस्टम जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है, तो हाइट पे जाने पे जो हाइट पे जाते हैं ना, तो उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आता है। You know the climber experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। ठीक है, तो ये एयर की जो डेंसिटी होती है ना कम हो जाती है ऊपर की तरफ जाने पे। They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitudes। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचाई पे जा सकते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज। देखिए टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है एज वी गो अपवर्ड। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। दिस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग होता है। ठीक है, जगह के हिसाब से। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरिया होते हैं वहाँ हाई प्रेशर होता है, सम एरियाज होते हैं वहाँ पे लो प्रेशर होता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंडरलाइन करना है कि एयर जो होती है वो किस तरह से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ एयर जो होता है उसका प्रेशर कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। मूविंग एयर इज़ नाउन इज़ विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड, हवा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए करना है, जिससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बाकी जो है वो थोड़ा सा हमारा पार्ट बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।